हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन, जहाँ पे हम न्यूज़पेपर एनालिसिस पढ़ते हैं कैसे स्टैटिक को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके, ताकि आप सही से अपने नोट्स को अपग्रेड कर पाए एंड सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा रिटेंशन के साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर कर पाए। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज नॉलेज इज़ ब्यूटीफुल व्हेन इट्स शेयर्ड, राइट। बाकी आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ेंगे फॉर 25 ऑफ जून 2025। अब 25 ऑफ जून क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आज हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में एंड में जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारा वो है आर्मी कैंप टू बी सेटअप इन धुबरी, जो चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है, अनाउंस किया। ठीक है, तो यहाँ पे है कि एक परमानेंट आर्मी कैंप सेटअप किया जाएगा धुबरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ताकि क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है धुबरी डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो इंडियन मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है, ये सारी चीजें फॉर ह्यूमन ट्रैफिक, ताकि हम देख रेख कर सके कि ये सब ना हो, कंट्रोल कर सके फेक करेंसी, नारकोटिक्स वाली चीजें हम यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सके एंड इसके खिलाफ हम स्टेप ले सके। तो ये सब हम करते हैं। ये तो चलो हो गया न्यूज़ फॉर द आम जनता। एज एस्पिरेंट क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि बॉर्डर सिक्योरिटी इन असम, धुबरी में ही क्यों, क्योंकि धुबरी लॉन्ग एंड पोरस बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश, अराउंड 134 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि कितने सारे चीजें तो हमारे असम के स्टेट में एनआरसी, CAA ये सब क्यों आ रहा है ना। तो हमने ये लास्ट वीक भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ड्यू टू इलीगल इमिग्रेशन, स्मगलिंग, ये सब कितना कुछ हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन। तो बांग्लादेश के साथ तो ऑब्वियसली धुबरी डिस्ट्रिक्ट अगर शेयर करता है तो इट इज इम्पोर्टेंट एंड देयरफॉर इम्पोर्टेंट यहाँ पे परमानेंट आर्मी कैंप सेटअप किया जा रहा है। अब आर्मी कैंप, इस न्यूज़ के साथ और एक जो टर्म होता है आपका बेसिक नॉलेज, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर आज आपको एज रिवीजन में थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ कि BSF क्या होता है। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सा एक्ट, BSF एक्ट 1968। तो ये प्रीलिम्स फैक्ट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, स्टेटमेंट में आ जाता है, कभी घुमा के स्टेट PCS में ज्यादातर डेट के साथ कभी कभी खेल देते हैं कि 968 के जगह 970, और आप सही मार्क कर दोगे तो ध्यान रखना। यूपीएससी उतना डेट के साथ तो नहीं खेलता, खेलता भी है तो वो अलग तरीके के, एकदम जो रिसेंट करंट अफेयर्स, ये एक्ट के डेट्स के साथ थोड़ा कम खेलता है यूपीएससी। ठीक है, बट स्टेट पीसीएस के लिए ध्यान रखना। तो ये सारे एक्स्ट्रा टिप्स आपको यही न्यूज़पेपर एनालिसिस में मिलेगा, आप देख लो, कहीं भी न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लो, बट दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस क्योंकि आपका ये होलिस्टिक प्रिपरेशन करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप चाय पीते पीते अगर ये न्यूज़पेपर देख रहे हो तो साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जाम वाले ज्ञान आपको मिलना जरूरी है। ठीक है, तो ये माइंडसेट प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे PYQs आते हैं। तो देखो, ये मेंस पर्सपेक्टिव से होता है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी कैन एस्टेब्लिश ए परमानेंट आर्मी कैंप, बट वहां में साथ में आपको रीजन भी लिखना होगा ना कि क्यों। तो इसलिए मैंने थोड़ा आइडिया के लिए आपको बता दिया। इफ यू आर बिगिनर तो ये सारी चीजें पता नहीं होती है, अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड नहीं रहा हो तो ये सब आपको जरूरी होती है। तो इंडियन आर्मी के अंडर में, अंडर इट्स काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन के अंदर, ठीक है, इंडियन आर्मी हमें असिस्ट करता है फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर इन डिस्टर्ब रीजन्स। इसलिए आर्मी कैंप्स हम सेटअप करते हैं। ठीक है, और अंडर ये कौन सा डॉक्ट्रिन, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म। ठीक, तो आर्मी कैंप ना परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। ठीक है, एंड बॉर्डर सेंसिटिव एरियाज एंड इंसर्जेंसी प्रोन जोन्स। तो ये वाला कौन सा है धुबरी में, इट्स परमानेंट, टेम्पररी नहीं है। ठीक है, ये तो ये ध्यान रखना, ये सारी फैक्ट्स। बाकी और एक फैक्ट यहाँ से आपको न्यूज़पेपर में जानना चाहिए कि द ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, जो ईस्टर्न साइड, दैट इज द, अभी जो ये आसाम तो ईस्टर्न साइड में ही है ना, तो ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर इन कहाँ पे, कोलकाता। ओवरसी कौन कौन सी जगह देखता है, ऑब्वियसली असम एंड नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर, बाकी जितने भी हैं। तो ये क्या रोल प्ले करता है, बोथ इन बोथ एक्सटर्नल डिफेंस और इंटरनल स्टेबिलिटी की देखरेख में ये करता है, स्पेशली पोस्ट ऑपरेशन बजरंग एंड ऑपरेशन राइनो इन असम। ऑपरेशन राइनो किस चीज से रिलेटेड है, लॉन्च्ड इन असम टू न्यूट्रलाइज अल्फा एक्टिविटीज। कल हमने लास्ट 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था अबाउट ULFA एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसी के साथ यही फैक्ट्स आपको थोड़े बहुत जाननी जरूरी होती है न्यूज से। तो देखो, ये तो आम जनता जानते हैं, एज एस्पिरेंट आपको थोड़ा सा फैक्ट्स अंदर की जो बातें वो जाननी जरूरी है स्टैटिक के वाइज।
ठीक है ना। और बाकी इसी बेसिस पे मैंने एक एमसीक्यू दिया है, इसे जरूर से सॉल्व कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट न्यूज है क्राइसिस अवॉइडेड, देखो यहाँ पे ईरान इसराइल ये सब जो वार चल रहा है, यहाँ पे हम आए दिन न्यूज में हमने देखा भी है, लास्ट वीक भी। तो देखो हर वीक अगर मैं सेम चीज बताऊं तो क्या ही फायदा इस न्यूज़पेपर एनालिसिस का। रिवीजन तो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है। ठीक है, जहाँ जरूरत होती है मैं बता दूंगी, जैसा अभी बीएसएफ में कहा मैंने। लेकिन देखो यहाँ पे फिर आज के न्यूज़पेपर में थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही मैंने बताया। ठीक है, ताकि आप रिवाइज कर सको अपने आप से। तो न्यूज में ये था कि जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन जो अभी डिसरप्शन हो रखा है ड्यू टू टेंशन इन वेस्ट एशिया। ठीक है, तो वहां पे तो बहुत सारी अभी ऑयल सप्लाई चेन इम्पैक्ट तो हुई है ना। लेकिन इंडिया ने सक्सेसफुली अवॉइड कर दिया कि क्राइसिस ना हो। क्यों? क्योंकि इंडिया की अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, इंपोर्ट स्ट्रेटेजीज है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। तो इसी चलते इंडिया ने सक्सेसफुली अवॉइड किया है। तो अगर कभी स्टेटमेंट में आ जाए इंडिया को भी हेम्पर, हाँ थोड़ा बहुत तो हेम्पर होगा, बट ठीक है, क्राइसिस को हमने अवॉइड अभी के लिए तो कर लिया। ठीक है, our fuel supply remains stable। ठीक है, एंड नो मेजर स्पाइक इन डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस। तो अभी ग्लोबल जो क्रूड ऑयल मार्केट में डिस्टर्बेंस है, इसके चलते मेजर स्पाइक कुछ अभी तक तो हुआ नहीं। ठीक है, तो इसी के चलते हम जान लेते हैं, ये तो अगेन हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिया इम्पोर्ट 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल। इसलिए जब 85% अगर हम बाहर से लाते हैं, तो बाहर देश में अगर थोड़ी सी यू नो फ्लक्चुएशंस आ जाती है तो अफेक्ट कर सकता है। और मेजर कंट्री पार्टनर कौन कौन से हमारे, जहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं? इराक, सऊदी अरेबिया, रशिया, यूएई, यूएसए। ठीक है, तो ये सारे हैं मेजर इंपोर्ट पार्टनर्स। तो अब जो है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क फैक्टर क्यों देखा जाता है? तो जो वेस्ट एशिया है ना, स्पेशली ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, वो एक क्रिटिकल जोन है। हमने कल देखा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह सबके बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है ऑलरेडी। तो वो क्रिटिकल जोन है फॉर ऑयल सप्लाई स्टेबिलिटी। तो अगर कुछ भी होता है, ईरान इजराइल वार कुछ भी होता है, तो उससे इफेक्ट क्या होता है? ब्रेंट क्रूड प्राइस और इंडियाज इंपोर्ट बिल पे। ऑब्वियसली वहां डिमांड अगर बढ़ेगी, वहां सप्लाई कमेगी। सप्लाई नहीं हो रही है तो बढ़ेगी बिल। ठीक है, अब ब्रेंट क्रूड प्राइस क्या होता है? ये यूपीएससी में पीवाईक्यू में आया हुआ था कि ब्रेंट क्रूड प्राइस इन न्यूज टर्म का मीनिंग क्या है। तो ये ध्यान रखना, इट्स अ बेंचमार्क फॉर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। बस इतना ही याद रखना है कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के रिलेटेड कुछ है, इतना ही याद रख लो तो आप मार्क तो कर ही लोगे। ठीक है, बाकी ये हमने देखा है कि इंडिया तो अवॉइड कर चुका है कि डोमेस्टिक एनर्जी क्राइसिस तो हुई नहीं, सक्सेसफुली वी अवॉइडेड दैट क्राइसिस। किसके बेसिस पे? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। वो क्या होता है? हमारा इमरजेंसी स्टॉक पाइल होता है ऑफ क्रूड ऑयल फॉर सप्लाई डिस्ट्रप्शन, ताकि जब सप्लाई जब डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू वर्ल्ड लाइक टेंशंस, तब ये सब कंट्रोल हम कर सकते हैं थ्रू एसपीआर। तो एसपीआर इमरजेंसी रिजर्व हमारा कहाँ पे है? इसका तो अप्रोक्स कितनी हमारी स्टॉक पाइल की वैल्यू दैट इज 5.3 MMT। तो ये 5.3 थी, कल को एग्जाम में 10 पॉइंट कुछ आ गया तो थोड़ा सा आइडिया बेसिक होना चाहिए। कहाँ कहाँ है? विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पदूर। ठीक है, मैनेज कौन करता है ये सारी रिजर्व? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ISPRI। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? अंडर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। अब ये न्यूज देख रहे हैं, ऑयल रिलेटेड देख रहे हैं, तो वी शुड नो अबाउट ओपेक प्लस। ठीक है, तो ये क्या करता है? ओपेक का मीनिंग क्या है? ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती है, जहाँ पे वो देखते हैं कि हाँ ग्लोबल सप्लाई प्राइसेस कितनी, मार्केट रेट्स बेचने की, मतलब इतना याद रख लो कि बेचना और खरीदना ये सब वो देखते हैं। प्राइसेस इन्फ्लुएंस का वो एक पार्टनर्स है। तो यहाँ पे ना 12 मेंबर ओरिजिनली है, जो बेसिकली मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन कंट्रीज ही होते हैं। लेकिन क्या है ना कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो और भी देश यहाँ पे जुड़ने चाहिए। तो वहां पे इसलिए कुछ नॉन ओपेक मेंबर्स भी है, दैट इज 12 ओपेक कंट्रीज प्लस दूसरे जो नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी है, वहां पे भी इन्हें जुड़ा जाता है, जैसे अजरबैजान, बहरीन, बुरे, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुडान, सुडान, ओमान। तो ये सब है ओपेक। एक मिनट, ओपेक तो है ही, वो तो ओरिजिनली 12 मेंबर का है। ठीक है, वो कहाँ कहाँ से है? बेसिकली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज से। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ नॉन ओपेक मेंबर्स को भी जुड़ा गया है, उसको ही हम कहते हैं ओपेक प्लस, जहाँ पे ये सारे मेंबर्स भी है। ठीक है, रशिया भी है, ये ध्यान रखना। ठीक, काम उनका वही है कि वो मीटिंग वगैरह करते हैं कि हाँ ग्लोबल सप्लाई एंड प्राइस ये सारे चीजें देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और कुछ जो एक्सपोर्ट नहीं भी करते अगर, लेकिन वो इन्फ्लुएंस तो करते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट में, तो वो सब भी ऐड हो जाते हैं। तो इसी बेसिस पे वी हैव द एमसीक्यू, प्लीज इसे सॉल्व करना एंड आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जो 5,000 करोड़ की ना ब्लैक मनी नॉर्थ ईस्ट रीजन में लास्ट 8 ईयर्स में, उन्होंने कहा है कि इतने अमाउंट की घपले तो हो रहे हैं ब्लैक मनी, ठीक है। किस चीज से के चलते, मीन्स दिस इंक्लूड्स अनडिस्क्लोज्ड इनकम, बेनामी एसेट्स, अनअकाउंटेड कैश ट्रांजेक्शन। स्पेशली कौन कौन से सेक्टर में, रियल एस्टेट, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ऑब्वियसली ये तीनों चीजें ही तो करप्शन ज्यादा आप कर सकते हो, ब्लैक मनी प्रोडक्शन, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटेक्शन ओकर कहाँ पे, असम एंड बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में त्रिपुरा एंड मेघालय, ठीक है। तो ये तो हो गया कि करंट अफेयर्स, थोड़ा सा आपको ये न्यूज पता होना चाहिए कि अगर इंडियन इकोनॉमी में टैक्सेशन रिलेटेड, ब्लैक मनी रिलेटेड कुछ आता है तो एग्जाम्पल के रिलेटेड आप कोट कर सको ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब एग्जाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आ जाता है कि ब्लैक मनी वाज न्यूज, तो टर्म का मीनिंग क्या है, तो आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल लैंग्वेज भी पता होना चाहिए कि इट रेफर टू अनडिस्क्लोज्ड इनकम और वेल्थ, ठीक है, नॉट रिपोर्टेड टू टैक्स अथॉरिटीज, जो टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो तभी तो वो रख पाएंगे ना छुपा के। मैं अराइज फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज और अनअकाउंटेड ट्रांजेक्शन इन लीगल सेक्टर, लीगल सेक्टर में किए जाने वाली इलीगल काम के द्वारा बनता है ब्लैक मनी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी लॉज एंड बॉडीज रिलेटेड है ब्लैक मनी के, इनकम टैक्स एक्ट नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक मनी रिलेटेड लॉज बॉडियों का। बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, ये क्या कहता है कि इट प्रोहिबिट्स प्रॉपर्टी हेल्ड इन समवन एल्स नेम टू कंसील एक्चुअल ओनरशिप। आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप अपने दोस्त के नाम से बेच रहे हो, आप अपना नाम छुपा रहे हो, तो वही हो जाता है बेनामी प्रॉपर्टी, ठीक है, कि आप अपने नाम छुपा रहे हो ताकि आप पकड़े ना जाओ किसी और के नाम से। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, एनफोर्स बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें करप्शन, ब्लैक मनी को रोकता है, ये सारे लॉज एंड प्रोविजंस, ठीक। अब ये थोड़ा सा जान लो कि हमारे एनी में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि कुछ GS5 में अगर इकोनॉमी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए, यू कैन अटेम्प्ट एंड यू कैन हैव दैट बेसिक, या इंटरव्यू में भी पूछ ले कि क्या है हमारा हायर टैक्स बेस है क्या, नहीं, एनी रीजन में लोअर टैक्स बेस है, एंड इसके चलते हायर इंस्टांसेस ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी भी और ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी है, चैलेंजिंग टेरेन है, बॉर्डर तो आपको पता ही है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज इजीली हो जाती है। कैश बेस्ड सेक्टर मेक एनफोर्समेंट डिफिकल्ट, कैश बेस्ड सेक्टर ज्यादा है क्योंकि वही इंफ्रास्ट्रक्चर की अगेन कुछ चीजों में कमी है, तो ये सारे के लिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा टैक्स बेस है वो बहुत लो है, ठीक है। देन यहाँ पे और एक फैक्ट है, CBDT, एज ये न्यूज टैक्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे हो तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस क्या करता है, इट डायरेक्ट्स डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली नाम में ही है डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राइट। और ये जो है IT डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपने देखा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा, वो कैसे पकड़ता है, किस बेसिस पे, AI बेस्ड डाटा माइनिंग रिपोर्ट होते हैं उनके पास, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, सर्च इंजिन, ये सब तो चलाते ही आजकल, आधार कार्ड रिलेट करते हैं, पैन कार्ड रिलेट, ताकि आप मल्टीपल पैन कार्ड एंड फेक आइडेंटिटीज आइडेंटिफाई कर सको, एंड तभी तो ये सब पकड़े जाएंगे ना, एंड इसलिए आजकल हर चीज में आधार वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं ताकि चोरी थोड़ी कम हो, बट ठीक है, होती तो रहेगी, और ये पकड़ते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे। तो बाकी टैक्सेशन वाला जो भी चैप्टर है वो आप खुद पढ़ो इकोनॉमी में, ठीक है, या जब भी पढ़ोगे ये न्यूज ऐड करना, ये न्यूज ऐड करके रख दो, वहाँ पे थोड़ा पढ़ लो, आज रिवाइज कर लो, स्टैटिक भी हो जाएगा, साथ में ये करंट अफेयर्स नए इन्फॉर्मेशन को एड ऑन्स की तरह साइड में लिख लो, तो ऐसे ही तो बनते हैं नोट्स, ठीक है। तो ये है आपका MCQ, आप इसे सॉल्व करना। जो दूसरा न्यूज है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, ठीक है, आप इस एग्जाम्पल तो कोट कर ही सकते हो, राइट। वहदम इंडिया अनाउंसेस स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, तो वहदम होता क्या है ये हम पहले देख लेते हैं। इट्स इंडियन टी एंड वेलनेस ब्रांड, चाय एंड वेलनेस ब्रांड की एक इंडियन ब्रांड है जो एक्सपोर्ट करता है हाई क्वालिटी इंडियन टीज ग्लोबली। फाउंडेड किसके द्वारा फाउंड किया गया, बाला शारदा, ठीक है। ये क्या करता है, एम्फेसिस सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड डायरेक्ट फ्रॉम फार्म सप्लाई चेन मॉडल, सस्टेनेबल मीन्स आज की चिंता के साथ साथ कल की चिंता भी वो करते हैं, तो इन्वायरमेंट जो पॉजिटिविटी के साथ वो चीजें करते हैं, और डायरेक्ट फ्रॉम फर्म मीन्स मिडिल मैन की जो
रोल होती है वो कम करते हैं, ताकि जो भी फार्मर वगैरह उनके साथ न्याय हो, है ना। तो अब तो ये तो हो गया न्यूज़, ये आप ठीक है याद रख लो। लेकिन इसके अंदर और एक टर्म आता है, तो इन्होंने क्या किया, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि इनका काम ये न्यूज़ में क्यों है ये ब्रांड। क्योंकि दिस कंपनी, दिस ब्रांड अंडर CSR इनिशिएटिव, इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या इन्होंने लॉन्च किया स्कॉलरशिप प्रोग्राम किन के लिए, कि मेरिटोरियस जो स्टूडेंट है लेकिन अनप्रिविलेज बैकग्राउंड से है, उनके एकेडमिक एक्सपेंसेस को वो कवर करेंगे, ठीक है। मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज उनको देंगे, किस फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप, वेलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। मेडिकल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ मत सोच लेना, हाँ ठीक है देते भी है, लेकिन प्रोवाइड यहाँ पे फील्ड यहाँ पे इन्होंने यही मेंशन किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारे इस कंपनी की जो फोकस है, एम्पावरिंग फ्यूचर स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। एंड सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस, फिनेंशियल नीड एंड पर्सनल स्टेटमेंट। हर किसी को तो नहीं देंगे ना। तो अब देख लेंगे ये CSR इनिशिएटिव। CSR होता क्या है, CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ा नाम से भी ना रट्टा नहीं मार के, थोड़ा सा हाँ कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब कुछ पब्लिक प्राइवेट होगा, ब्रांड होगा, कोई कंपनी होगा, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मीन्स समाज के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा याद रखो तो समझ आ जाता है, ठीक है। तो CSR क्या है, ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज मीटिंग सर्टेन फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड, कि कुछ हद तक वो कमाने के बाद उनको 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो CSR में उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एंड इट्स मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट फॉर एलिजिबल कंपनीज, ठीक है। तो इसलिए ये भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं ना, अनप्रिविलेज लोगों को, मेरिटेड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम वगैरह दे रहे हैं। तो यही हर कंपनी को चाहिए होता है। आपके पास ज्यादा है तो आप यू शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी, राइट। अदरवाइज व्हाट्स द यूज ऑफ योर एक्स्ट्रा एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा इनकम, यू शुड, ताकि अनप्रिविलेज को प्रिविलेज लोग हेल्प कर सके एंड बैलेंस आउट कर सके, राइट। देन इसी CSR में एडुकेशन इज मेजर एरिया अंडर शेड्यूल 7। तो CSR के जो शेड्यूल 7 है उसमें लिस्ट में कौन किस किस के बारे में चर्चा होती है, एडुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट। तो यहाँ तो एडुकेशन की बात, यानी आप एडुकेशन में भी सोशल सर्विस कर सकते हो, हेल्थ केयर में भी कर सकते हो, एनवायरनमेंट भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी जो चीजें होती है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर सिलेबस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है कि इंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट करो, तो वहाँ पे वाहदम एक नोटेड एग्जाम्पल है। अगर स्टार्टअप इंडिया पे, इंटरप्रेन्योरशिप पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे कुछ भी क्वेश्चन आता है, तो यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल वाहदम का, है ना। तो अभी जो अभी स्टैटिक जो इकोनॉमी आपका चैप्टर है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, स्टैटिक पार्ट, GS3, वहाँ पे ये एग्जाम्पल कोट करके रख दो, मेंस में लिखो, एक्स्ट्रा हाफ से 1 मार्क तो ला ही लोगे, एंड उससे आपका रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे MCQ है, इसे जरूर सॉल्व करना। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारा है कि फाउंडेशन डे ऑफ कार्बी आंगलोंग autonomous council was celebrated कहाँ पे, डिफू। the event was marked by cultural programs, speeches highlighting tribal rights, self governance, development milestone। चलो ये तो समझ में आ ही रहा है, समझाने की जरूरत नहीं है। leader emphasis the role of कार्बी आंगलोंग autonomous council in preserving, उन्होंने प्रिजर्व किया ट्राइबल आइडेंटिटी, लैंग्वेज, ऑटोनॉमी। तो इसके लिए उन लीडर ने उनके रोल को एम्फेसाइज भी किया, ठीक है। तो ये सारी तो चीज आम जनता सबको पता होता है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप जान लो, ये KAAC दैट इज कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल कौन से शेड्यूल के अंदर हुआ, ट्राइबल, कुछ याद आ रहा है, ट्राइबल रिलेटेड शेड्यूल कौन सी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 6 शेड्यूल, राइट। क्यों, ऑब्वियसली टू सेफगार्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इन असम। रीजन कौन कौन से, कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट इन असम, दैट इज KAAC, ठीक है। इनका गवर्नेंस टाइम कैसा होता है, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जहां उनको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर दिया जाता है कुछ सब्जेक्ट में। याद रखना इनकी ऑटोनॉमी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी कर सकते हैं ऐसा, तो थोड़ा ये बेसिक कॉमन सेंस है, बट ठीक है राइट दिया इनको, तो ये याद रखना, ठीक है। किस किस चीज में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर, जुडिशियरी टाइप करके मत आ जाना फिर क्लिक करके, ठीक है। तो 6 शेड्यूल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं एज इट इज इन न्यूज। तो 6 शेड्यूल कौन कौन से स्टेट, सिर्फ असम में क्या, नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसे याद रखने के लिए ATM मशीन याद रखो, ATM छोटा सा एम और एक है, तो ये तो याद रह ही जाता है, दैट इज असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये क्यों, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज वाया ऑटोनोमस गवर्नेंस, ठीक है। किस किस चीज में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड यूज, फॉरेस्ट, टैक्सेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, राइट।
तो इनकी की बॉडीज क्या है? 6 शेड्यूल, दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसे कि अभी हमने कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में पढ़ा, बीटीसी है ना, बोडोलैंड, डिमा हसाओ। और यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी, ध्यान रखना, ऐसे ऑटोनोमस काउंसिल के गवर्नर फाइनल अथॉरिटी होते हैं, वो ओवरराइड भी कर सकते हैं, ठीक है, और अमेंड भी कर सकते हैं जो एडीसी के द्वारा जो लॉज बनाए जाते हैं, एडीसी यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा। तो गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी इन केस में, ऑब्वियसली स्टेट है तो गवर्नर ही होंगे, ऐसा याद रखो, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट न्यूज में, न्यूज़पेपर में था मेंशन, तो यू शुड नो, दैट इज कार्बी आंगलोंग पीस अकॉर्ड। तो इनको जो एम्फेसाइज किया ना, तो इनको इस अकॉर्ड के लिए भी एम्फेसाइज किया गया। तो ये अकॉर्ड है जिस किस की, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कार्बी आंगलोंग मिलिटेंट ग्रुप टू ब्रिंग लास्टिंग पीस एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। और डीफू में ही क्यों ये ऑटोनोमस काउंसिल की जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेट की जा रही है, बिकॉज इज द हेडक्वार्टर ऑफ कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एंड ए कल्चरल एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑफ कार्बी आंगलोंग, इसलिए ये डीफू में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो दिस इज द एमसीक्यू बेस्ड ऑन दिस न्यूज, आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है सोनोवाल एज्यूज फेसलिफ्ट फॉर हिस्टोरिक बांध थिएटर, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि तेजपुर में जो बांध थिएटर है उसको मॉडर्नाइज किया जाए ताकि हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ असम को प्रोटेक्ट कर सके, राइट, ताकि यंग जनरेशन अट्रैक्ट हो सके एंड नेशनल जो स्पिरिट है, जो रोल प्ले किया ये थिएटर्स के जो हिस्टोरिक रोल है इन नेशनलिस्टिक स्पिरिट, वो भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स में, ये सब भी हम एम्फेसाइज कर सके। देखो ये जो इंडियन कल्चर, ये तो चलो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है, विल नो स्टडी अबाउट इट राइट नाउ, बट थिएटर का रोल ये सब ऐसा नहीं कि जीएस वन में सॉरी रुको एक सेकेंड, देखो जो ये आपका थिएटर का रोल, ठीक है, प्रीलिम्स आप कहोगे जीएस 1 का पेपर है, कल्चर में क्या ही आ जाएगा मीन्स में। देखो अब ना कल्चर का कोई भी क्वेश्चन आता है, थोड़ा हिस्ट्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, इंडियन हिस्ट्री ना, आप लिख सकते हो कि थिएटर्स भी अपना रोल प्ले किए हैं इन अवर नेशनल, इंडियाज नेशनल फ्रीडम, राइट, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट में। क्योंकि यहाँ के ड्रामा म्यूजिक डांस फॉर्म से हम जताया करते थे लोगों को कि देखो कैसे अत्याचार, पहले के लोग इतने जो घर पे रहते थे बच्चे या जो औरतें होती थी उनको उतना अगर नहीं पता होता था तो वो थिएटर देखने जाते थे, जैसे कि अभी टीवी से बहुत कुछ पता चलता है, तब के दिनों में थिएटर्स वगैरह लोग जाया करते थे, वहां पे हम रियल इश्यूज थ्रू ड्रामा डांस ये सब का कहा करते थे, तो वहां से अवेयरनेस आती थी लोगों को। तो इट ऑल्सो प्लेज रोल इन आवर फ्रीडम मोमेंट, ठीक है। तो ऐसा कल्चर रिलेटेड भी आप स्टेप्स दे सकते हो जब भी इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के कोई भी कुछ भी सवाल आते हैं तो, ठीक है। थोड़ा ऐसा कनेक्ट करके मेंस में दिखना, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स ऑब्वियसली। अब बाण थिएटर वो स्टेब्लिश कब हुआ? 1906। कहाँ पे है? तेजपुर असम। तेजपुर असम को क्या कहा जाता है? कल्चरल कैपिटल ऑफ असम। तो ये अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतनी फैक्चुअल चीजें एपीएससी यूपीएससी में तो ना पूछे, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखना दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। बाण थिएटर ये लिगेसी क्यों है? बिकॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन इन असम, ऑब्वियस, ठीक है, सॉरी। दैट इज द सिग्निफिकेंस क्या है कि इट्स अ क्रूशियल प्लेटफॉर्म फॉर द प्रमोशन ऑफ असम थिएटर कल्चर लिटरेचर। अगेन कॉमन सेंस जनरलाइज स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे नोटेबल जो कल्चरल रीजन्स यहाँ पे एसोसिएशन किन किन लोगों के द्वारा की जाती थी? ज्योति प्रसाद अग्रवाल, वो कौन थे? फिल्म मेकर थे, पोएट थे, ड्रामाटिस्ट थे, वो कंट्रीब्यूटर, वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर टू असमिस कल्चर। विष्णु प्रसाद राभा हमने पढ़ा था लास्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस में, राभा दिवस, है ना, याद आ रहा है तो रिवाइज कर लो। वो कौन थे? कल्चरल रेवोल्यूशनरी नोन एज कला गुरु। फनी शर्मा, फनी शर्मा कौन थे? थिएटर आर्टिस्ट एंड एक्टर, की फिगर इन मॉडर्न असमिस ड्रामा। तो ये कुछ लोग हैं जो जुड़े थे कौन से थिएटर? बान थिएटर। कहाँ पे है? तेजपुर, राइट। और एक यहाँ पे रिलेटेड फैक्ट है, ज्योति संगीत समारोह, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली टू ऑनर ज्योति प्रसाद अग्रवाल नोन एज फादर ऑफ एसएमएस सिनेमा, ठीक है। कल्चरल इवेंट दैट एनकरेज थिएटर म्यूजिक पोएट्री यूथ पार्टिसिपेशन इन असम हेरिटेज, ताकि असम कल्चर लिटरेचर थिएटर को हम प्रमोट कर सके। तो ये एक फैक्ट एक्स्ट्रा है जो मैंने आपको बताया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बेसिस पे ये एमसीक्यू जरूर से आप सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो है, वो न्यूज तो बहुत सारे थे, ठीक है। देखो न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज होते हैं जो बाकी बैकग्राउंड इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कभी कभी वन लाइनर या कभी कुछ चीजें एलिमिनेट करने में, मैच द फॉलोइंग में काम आ जाता है,
ठीक है। तो ये यूपीएससी पीएससी प्रीलिम्स तो इम्पोर्टेंट है ही, फॉर द एलिमिनेशन अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा ऐसे भी इनिशिएटिव आपके लिए दे दूं। ये हर दिन नहीं होगा, कभी कभी होगा, जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो डोंट वरी, आई विल कवर। तो इसलिए मैंने बोला कि ओएसिस एडुजन की न्यूज़पेपर एनालिसिस आप देख लो, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। आई विल मेक श्योर कि आपकी 80% करंट और स्टैटिक जो रिलेटेड चीजें हैं ना कवर हो जाए। और ऐसा मत सोचो कि वो न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैम आज ये टॉपिक पढ़ा है आपने नहीं पढ़ा। यार देखो, मान लो आप इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करते हो, मैं द हिंदू फॉलो कर रही हूँ, या द हिंदू आप फॉलो कर रहे हो, मैं द इंडियन एक्सप्रेस। एक्सप्रेस में आज ये न्यूज़ है, आपने हिंदू पढ़ के मैं कहा कि मैम यहाँ पे तो ये न्यूज़ आया था आपने पढ़ाया नहीं। तो न्यूज़पेपर भी ना कंपिटेटर ही होते हैं, आज इसने किया तो कल भी ये कर ही लेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस ही है ना। तो आज कवर नहीं करेंगे तो 2 दिन बाद कवर कर ही लेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर हर न्यूज़पेपर में ही कवर तो करेंगे, ठीक है, मोर और लेस। तो उस चीज में उतना मत भागो, देखो आप क्वालिटी कहाँ से ले पा रहे हो, क्वालिटी एडुकेशन, ठीक है। तो आज का न्यूज़पेपर ये एक, मेघालय की तो न्यूज़ चली रही है, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसमें एक टर्म था HNLC, दैट इज हाइन्यू ट्रैप, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, नेशनल लिबरेशन काउंसिल, ये कुछ आ जाता है। तो आप थोड़ा सा इतना ध्यान में रखना कि इट्स अ बैन मिलिटेंट आउटफिट, कहाँ पे, मेघालय, ठीक है। तो इनके कुछ लीडरशिप इधर सरेंडर या पीस टॉक्स में, तो डोमेन कंडीशन में ही है, तो इट्स अ बैन मिलिटेंट आउटफिट, कुछ भी ऐसा आ जाता है तो मिसाइल वगैरह मत सोचना, ठीक है। या ऐसे लिबरेशन काउंसिल आता है तो कुछ अब मत सोचना कार्बी आंगलोंग रिलेटेड है वगैरह ऐसा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, मेघालय से रिलेटेड है। डक फार्मिंग इन असम की न्यूज एक थी, तो वहां से आपको जानना है कि डक फार्मिंग हमारे यहाँ पे सुटेबल क्यों है, बिकॉज वेटलैंड रिच एनवायरनमेंट है हमारा, राइट। और डक फार्मिंग क्यों प्रॉफिटेबल है, इसमें इनपुट कम लगता है, ठीक है, पोल्ट्री से तो इनपुट कम लगता है। ये रेजिलियंट टू वाटर लॉगिंग, तो फ्लड सिनारियो में भी ये तो सरवाइव कर जाएगा, ठीक है। और ये डक्स जो है ये खाने में इंसेक्ट भी खा लेते हैं, वीड्स भी खा लेते हैं, लेफ्ट ओवर ग्रेन्स भी, तो इनकी फीड कॉस्ट भी कम जाती है। चिकन से इनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है, तो वेटेनरी इंटरवेंशन, डॉक्टर दिखाने को कम जाना पड़ेगा एंड डॉक्टर विजिट भी बच जाएगी, मतलब ऐसे ही याद रख लेना। तो डक फार्मिंग रिलेटेड ऐसा आ सकता है कि एडवांटेज क्या है, या फिर आप ऐसे ही रखो, क्योंकि पोल्ट्री फार्म के कुछ भी न्यूज में आता है तो आप ये सब मेंशन तो कर ही सकते हो एग्जाम्पल। इसी के साथ एक स्कीम के बारे में, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, ये सेंट्रल स्कीम है, किस चीज के लिए, टू डेवलप लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग बैकवर्ड पोल्ट्री एंड डक्स। तो असम की लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज कौन क्या क्या होती है, डक्स, पिग्स, गोट, इसमें क्वेश्चन आया था। बैकवर्ड पोल्ट्री डोमिनेट द रूरल इकोनॉमी, और भी कुछ है लेकिन ये डोमिनेट करते हैं, ठीक है। फिशिकल्चर क्या होता है, ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फिश इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, जैसे पॉन्ड, टैंक्स वगैरह। ब्लू रेवलेशन इसी के साथ ही है, कि हम फिश प्रोडक्शन एंड फार्मर इनकम को इंक्रीज कर पाए, ये हो गया इसके एम। बट ये है क्या, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन एंड इनलैंड वाटर रिसोर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। फिर और एक था कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये क्या करता है, मत्स्य से याद रखना कुछ पानी रिलेटेड होगा, तो इट सपोर्ट एक्वाकल्चर डेवलपमेंट, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है। सैटेलाइट टाउनशिप न्यूज में थी, तो वो होता क्या है आपको जानना है कि देखो, बरद्वार बगान में टाउनशिप प्रोजेक्ट की बात चल रही है, तो आपको जानना है कि सैटेलाइट प्रोजेक्ट होता है क्या। इट्स अ स्मॉलर सिटी और अर्बन एक्सटेंशन, थोड़ा सा सिटी से दूर, आउटस्कर्ट में, जैसे गुवाहाटी की सिटी से थोड़ा सा दूर, मैं जिस सिटी है उससे थोड़ा सा दूर हम बनाएंगे एक सैटेलाइट टाउनशिप। ऐसा नहीं कि सैटेलाइट वगैरह देके, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हाउसिंग, कमर्शियल स्पेस, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एमिनिटीज बनाया जाता है, ताकि जो रश है, अर्बन प्रेशर, एक सिटी में कितनी सारी रश हो जाती है, थोड़ा सा साइड में जाए। इसलिए हम थोड़े आउटस्कर्ट में घर लेते हैं, कभी कभी होता है ना कि जमीन खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, वहाँ पे रश कम होता है, ट्रैफिक कम होता है, तो वैसा याद रख लेना, दिस इज सैटेलाइट टाउनशिप, ठीक है। देन और एक न्यूज में था दिस सेमाग्लूटाइड, ये होता क्या है, ये इंडियन लॉन्च ऑफ स्लेमाग्लूटाइड, एक ग्लोबल पॉपुलर एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन है बाय डेनिश फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क, ये याद रखना। अब ये देख लेते कि ये होता क्या है। सेमाग्लूटाइड इज अ हार्मोन दैट रेगुलेट इंसुलिन सिक्रेशन एंड एपेटाइट, ठीक है, भूख लगना नहीं लगना, कितना आप खा सकते हो क्या नहीं वो, और इंसुलिन सिक्रेशन, ठीक। तो ये रेगुलेट क्या करता है, वही एपेटाइट एंड कैलोरी इनटेक। तो ओरिजिनली ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए यूज किया जाता था, बट अब अप्रूव किया गया ताकि आप क्रॉनिक वेट मैनेजमेंट को भी मेंटेन कर सको, एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन के तौर पे भी ये मेडिसिन यूज किया जाएगा। और डब्ल्यू की ओबेसिटी क्लासिफिकेशन क्या है कि बॉडी मास इंडेक्स अगर इक्वल टू या 25 से ज्यादा है तो ओवरवेट है, और ओवर 30 है तो ओबेसिटी है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा खाया करो, अच्छा सोया करो, अच्छी चीजें प्रोडक्टिव चीजों में व्यस्त रखा करो, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, तो ये सब मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। दूसरा जो एडिटोरियल मैंने आज कहा था, वाई 25 जून इज इम्पोर्टेंट डेट, उसी पे ही आज न्यूज़पेपर आर्टिकल है जो हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव से, कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे मेंस में आ जाता है कि इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975 remains a watershed moment in Indian democracy, critically examines its implication for constitutionalism and civil liberties। तो ये आर्टिकल में जो ऑथर ने डिस्कस किया है ना, वही मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, आप एडिशनल स्टैटिक से आपका ऐड कर लेना और इसे भी ऐड करना। यहाँ पे मैं बस डिस्कस कर रही हूँ कि हाउ यू शुड राइट ए आंसर इनिशियल फेज में फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो देखो पहले तो हमने ये इंट्रो लिखा कि आज के दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। एंड लास्ट कब तक किया था? 1977 तक। 75 में किया गया था, लास्ट मार्च 21 यहाँ तक ये किया था। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड इन इंडियाज डेमोक्रेटिक हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट इंडियाज डेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड की गई थी, प्रेस फ्रीडम को तोड़ा गया था। ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेशन, देन शार्प डिप्राइवेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। ये कॉज क्या थी? तो कॉज यहाँ पे ऑथर कहता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुई थी, नवनिर्वाण आंदोलन हुआ था गुजरात में, उसके द्वारा जेपी मूवमेंट इन बिहार में भी कांग्रेस के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारी डिसमेंट शुरू हो गई थी। फिर जयप्रकाश नारायण कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, यूथ को मोबिलाइज एंड सिविल सोसाइटी अक्रॉस इंडिया। तो ये सारी पॉलिटिकल क्राइसिस के वजह से भी ये एक कॉज बन चुकी थी इमरजेंसी लाने की। जुडिशियल ट्रिगर हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्डिक्ट की वजह से उन्होंने ये देखा था कि इंदिरा गांधी की जो इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस हुई थी उनके, इंदिरा गांधी इज गिल्टी ऑफ इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस एंड डिक्लेयर्ड, उनकी जो 1971 की इलेक्शन थी वो वॉइड डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो इसलिए गांधी इम्पोज्ड एन इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑन 25 जून अंडर आर्टिकल 352। राइट, तो यही है कि की फीचर्स अब आपको जानना है। देखो ये इंट्रो हमने जान लिया, क्यों हुआ था, वाई हमने जान लिया। अब ये की फीचर्स व्हाट हमें जानना है। बोला ना, कोई भी क्वेश्चन वाई, व्हाट, हाउ, इसी के बीच एंड इसी के बीच घूमता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या था? क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट्स जो सिविल लिबर्टीज है अंडर आर्टिकल दैट इज 21, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ये सब सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेशन हुआ था, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया था। ठीक है, मेजर ऑपोजिशन जो लीडर्स है, वाजपेयी, जेपी, अब दैट इज आरएसएस मेंबर अडवाणी, ये सब जेल में इनको डाला गया था। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्जन क्या क्या हुआ था मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आप पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटा मैंने ये कि ये अच्छे से डिस्कस करके चलो 1 घंटा बिताते हैं, टाइम वेस्ट मत करो, टू द पॉइंट पढ़ो। ठीक है, क्या हुआ था? 39 अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके चलते क्या हुआ था कि कोर्ट को बेर कर दिया था कि भाई आप इलेक्शन पिटिशंस वगैरह नहीं ले सकते अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक, 42nd अमेंडमेंट 76 में क्या हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा वो उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा नहीं। अरे भाई कितने सारे अन्याय देख रहे हो ना। फिर एक प्रोविजन लाया गया था कि प्रेसिडेंट भी अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में को। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वहां पे भी उसे अटैक किया गया था कि प्रिंसिपल इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो भी तो मतलब ना के बराबर, इतना कुछ अन्याय हो रहा है तो ऑब्वियसली इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से रहेगा। तो ऐसा थोड़े कनेक्ट करके भी याद रखा करो। फिर जो एडीएम जबलपुर केस, उसने क्या किया था कि राइट टू लाइफ भी सस्पेंड किया जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब किसी को भी मार दो चलेगा, ऐसे कैसे। प्रेस सेंसरशिप तो हुआ ही था कि इमरजेंसी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप इमरजेंसी के खिलाफ। ठीक, एंड स्टेरिलाइजेशन कैंपेन तो चलाया गया था बाय संजय गांधी, जो फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन किया गया था स्पेशली टारगेटिंग द पुअर। तो ये भी एक तरह का अन्याय ही किया गया। तो इससे हुआ क्या? पॉलिटिकल एंड ऑब्वियसली अगेन कॉमन सेंस यूज करो कि सेंट्रलाइज पावर, इससे हमने क्या क्या देखने को मिला कि सेंट्रलाइज पावर अगर होती है तो कितनी इफेक्ट हो जाती है, हमारी बेसिक लिबर्टी भी चली जाती है ना। इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस, जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया था, तो ऑब्वियसली चेक एंड बैलेंस तो होगा नहीं। तो इससे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ डिसेंस, पॉलिटिकल सर्वाइवल, पॉलिटिक्स मतलब जो भी आप करोगे आपकी बात हमें माननी पड़ेगी एंड उनकी ही मतलब। तो ये ऐसे ही बोला कि अलके, यहाँ पे ऑथर कहता है कि एल के आडवाणी ऑल्सो ऑब्जर्व कि इट वाज नॉट एक्सीडेंटल बट मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म, मतलब आप अगर पावर में है तो आपने सोचा है, बस मैनिफेस्ट किया कि मुझे करना है तो बस कर दिया। तो यहाँ से हमें लेसन क्या मिलता है? इसके बाद में क्या हुआ? सेफगार्ड्स क्या क्या मिला, अच्छी चीजें भी आई। इसलिए कहते हैं ना, जो हम कहते हैं फिलोसॉफी में, हर रात के बाद दिन आता है। तो यहाँ पे बुरी चीज तो हुई लेकिन इसके साथ अमेंडमेंट आ गया 44
अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने क्या किया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सस्पेंड नहीं कर सकते आप इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कहा गया है ना। और ये भी कहा गया कि अब इमरजेंसी लाने से पहले रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट की जरूरी होती है। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्ट्रेंथन किया गया अंडर केशवानंद भारती केस, ये तो आपको पता ही है, 1973। एंड रिवाइव द डिस्कोर्स ऑफ फेडरलिज्म, सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म एंड जुडिशियल इंटरडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू तो होना बनता है। तो ये सारी कुछ चीज है जिससे हमें देखा जाता है कि 50 इयर्स ऑफ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अभी ऑथोरिटी जो हमने ये सब देखा था, तो ये आज भी एप्लीकेबल होता है कि ऐसा कुछ ऑथोरिटी ना आ जाए जिससे सेंट्रल पावर ही सेंट्रलाइज्ड पावर हो जाए एंड ऑथोरिटी अपना पावर दिखाए बस। ठीक है, तो ये यूथ के लिए, हर सिटीजन के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसके बारे में जाने, है ना, ताकि सिर्फ इंस्टीट्यूशन से नहीं, इंटरनल विजिलेंस, पब्लिक कॉन्साइंस, इन सब के थ्रू भी हम डेमोक्रेसी को जिंदा रख पाए। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करें हम हर चीज में, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ कोर्स। तो इस नेचर को जिंदा रखना पड़ेगा आज भी, हम आफ्टर 50 इयर्स इस चीज को याद रखें एंड इस चीज को हम फॉलो अप करें। तो यही ऑथर बोलना चाहता है थ्रू दिस आर्टिकल। मैंने यहाँ पे एज मेन्स पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा बहुत दिखाया कि आंसर कैसे लिखना चाहिए। देयर शुड बी एन इंट्रोडक्शन, देयर शुड बी अ कंक्लूजन, देन व्हाट, सॉरी व्हाई, व्हाट, हाउ, क्या क्या किया, एंड देन लेसन, क्या क्या हमें याद रखना चाहिए, काइंड ऑफ वे फॉरवर्ड ही बोल लो, है ना। तो इसी के साथ आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस हम एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉय द सेशन। अगर आप कुछ सीखे, एटलीस्ट 1% भी सीखे, तो मेक श्योर यू लाइक इट, यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो यू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, या अपने आप को ही शेयर कर लो, ताकि एटलीस्ट देखो मैं जो ये एक साथ देती हूँ ना, पिछले स्लाइड्स में भी एक साथ एमसीक्यू नीचे आपको हर फैक्ट, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी अगर ले रहे हो तो डिजिटल नोट्स भी आप इजीली रख सको कि हाँ एग्जाम के पहले स्क्रीनशॉट ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हो, ताकि रिवीजन में आपके आसानी हो। तो इट्स लाइक न्यूज़पेपर नोट्स भी यहाँ पे आपको इसी तरह दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। थैंक यू।